एक पाक फौज का जवान SSG कमांडो एक बाजीगर की हंगामा खेज दास्तान। अगर आप मेरी जान बख्शी का वादा करें तो मैं यहीं सब कुछ बताने को तैयार हूँ, करम शाह थूक निगलता हुआ बोला। मैंने कहा वो तो हो ही जाएगा, फिलहाल हमारे साथ चलो क्योंकि इस जगह हम महफूज नहीं हैं। उसने अड़ी करने की कोशिश की मगर हमारे तेवर देखकर सर झुकाकर हमारे आगे चल पड़ा। अमजद ने तमाम गन्नों को एक चादर में डालकर कंधे पर उठा लिया। अपनी गन उसने बंडल में बांधने की जरूरत महसूस नहीं की थी। रास्ते में तवक्को के खिलाफ करम शाह ने कोई गलत हरकत करने की कोशिश नहीं की थी। थोड़ी देर बाद हम खंडर नुमा मकान में पहुंच गए। टूटी फूटी चार दीवारी और बगैर दरवाजों के 2 कमरों पर मुश्तमिल इस वीरान मकान की छतों में भी बड़े बड़े शगाफ थे। अमजद ने बंडल उतार कर एक तरफ रखा, अपनी जेबें टटोल कर उसने खंजर निकाला और उसकी धार पर उंगली फेर कर उसका मुआयना करने लगा। ये खंजर उसने गालिबन किसी लाश की जेब से निकाला था। ये सब कुछ वो करम शाह को खौफजदा करने के लिए कर रहा था, मगर करम शाह पहले से ही इतना खौफजदा था कि अमजद की इस कोशिश की कोई खास जरूरत नहीं थी। मैंने गुफ्तगू का आगाज किया। हाँ भाई करम शाह, सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम्हारा खान साहब कौन है? क्या तुम लोग चौधरी अकबर को खान साहब कहकर याद कर रहे थे? वो बोला नहीं, खान साहब चौधरी अकबर का होने वाला ससुर है। मैंने पूछा पूरा नाम बताओ। वो बोला मीर नियाज खान। कालीवाल रहमान खेल से 7 किलोमीटर के फासले पर मौजूद एक छोटा सा गांव था। मैंने पूछा उसकी मुझसे क्या दुश्मनी? वो बोला चौधरी अकबर और खान साहब ने मुआहदा किया है कि किसी भी दुश्मन के खिलाफ वो एक दूसरे की मदद करेंगे। मैंने कहा हमारी हवेली को आग लगाने में मीर नियाज खान का भी हाथ था। उसने इनकार में सर हिलाया नहीं। खान साहब के साथ चौधरी अकबर के ताल्लुकात इस वाक़े के बाद बढ़े हैं। इससे पहले बस दूर पार की पहचान थी। अब चौधरी अकबर अपनी बहन खान साहब के बेटे के निकाह में दे रहा है और खुद उसकी बेटी से शादी कर रहा है। मैंने पूछा मंगनी हो चुकी है? वो बोला चौधरी अकबर और रजिया बीबी की मंगनी तो हो चुकी है, अलबत्ता गुलरेज खान जो मीर नियाज खान का बेटा है उसकी मंगनी चंद दिनों बाद मुतवक्के है। इस गुफ्तगू के दौरान अमजद खामोशी से हमारी बातें सुनता रहा। उसने बीच में मदाखलत की जरूरत महसूस नहीं की थी। मैंने पूछा हम दोनों पर हमला करने वाले तमाम बंदे मीर नियाज खान के थे? वो बोला हाँ, सिर्फ मुंशी शाहनवाज चौधरी अकबर का आदमी था। उसने हमें आपकी शनाख्त करवानी थी क्योंकि हम आपकी शक्ल से नावाकिफ थे। मैंने फिर पूछा तुम्हारा प्रोग्राम हमें कत्ल करने का था? उसका सर नफी में हिला। नहीं, अगर ऐसा होता तो आपके गांव से बाहर निकलते ही हम ये काम कर गुजरे होते। हमें आपको जिंदा पकड़ने का हुक्म मिला था, इसी वजह से हम आपको घेर कर इन दरख्तों की जानिब ले आए थे। मैंने पूछा तुम लोगों का लीडर कौन था? वो बोला मुंशी शाहनवाज। मैंने कहा हमें पकड़कर तुम लोगों ने कहाँ ले जाना था? उसने कहा कालीवाल। अमजद जो काफी देर से खामोश खड़ा था बोला कत्ल करना तो समझ में आता है, जिंदा ले जाने का मकसद? करम शाह बोला इस बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं है। उसके लहजे में बेबसी थी। उसकी बात खत्म हुई तो अमजद ने मुझसे पूछा अब इसके साथ क्या करें? मेरे बोलने से पहले वो पश्तो में गिड़गिड़ाया भाई साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने कहा आते वक्त तुझे बच्चे याद नहीं आए? मेरी बात सुनकर उसने शर्मिंदा अंदाज में अपने सर को झुका लिया। अमजद ने पूछा अच्छा इस तरह करो, खान साहब की हवेली का अंदरूनी नक्शा जरा तफसील से बताओ ताकि तुझे छोड़ने के बारे में गौर कर सकें। और करम शाह फरफर मीर नियाज खान की हवेली के अंदरूनी हिस्सों के मुताल्लिक मालूमात फराहम करने लगा। हम पर हमला करने वालों के बारे में उसने बताया कि उनमें करम शाह, मुंशी और हमारे हाथों मरने वाले आखिरी बंदे के अलावा तमाम तर जराइम पेशा अफराद थे और कई एक केसों में पुलिस को मतलूब थे। मुझे जिंदा पकड़कर मीर नियाज खान के हवाले करने का मुआवजा उन्होंने 50,000 रुपए तलब किया था, जिसमें से 25,000 रुपए वो वसूल कर चुके थे और बकाया मुझे खान के हवाले करते वक्त लेते। उसकी बात खत्म होते ही मैंने कहा हम कैसे यकीन कर लें कि तुमने सच बयान किया है? इसके जवाब में वो आहिस्ता से बोला आपको यकीन दिलाने के लिए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मेरी नजर में जो हकीकत थी मैंने वही बयान की है, आगे आपकी मर्जी। इतना खौफजदा होने के बावजूद उसके 2 टोक अंदाज में बात करने ने मुझे काफी मुतासिर किया। मैंने कहा ठीक है करम शाह तुम आजाद हो। मैं यूं भी खामखा की कत्ल गारत पसंद नहीं करता।
इल्ला ये कि मुझे इस काम पर मजबूर किया जाए। तमाम साथियों के साथ भी हम दोनों दिफाई जंग लड़ रहे हैं। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है तुम्हारे खान साहब का, उसे हमारी तरफ से बता देना कि जल्द ही मुलाकात होगी और अब तुम जा सकते हो। उसने तशक्कुर भरे अंदाज में सलाम किया और जल्दी जल्दी वहाँ से रुखसत हो गया। उसके गायब होते ही हम दोनों ने हथियारों का बंडल उठाया, उसे वीरान मकान के करीब एक गड्ढे में रखा और उस गड्ढे पर टहनियां वगैरह डालकर ऊपर से मिट्टी और पत्थरों से ढांप दिया। अपने पास हमने सिर्फ एक क्लोज बट की क्लैशनकोफ रखी जो अमजद ने अपने कोट के नीचे लटका ली थी। गनीमत में मिलने वाले 2 पिस्तौलों को अलबत्ता हमने अपनी जेबों में मुंतकिल किया। वहाँ से हम सीधे घर पहुँचे। असलम भाई बेकरारी से हमारा इंतजार कर रहा था। उसने छूटते ही पूछा, सारा दिन कहाँ गायब रहे? उसके लहजे का इज़्तिराब हमसे छुपा न रह सका। अमजद बोला, ये लंबी कहानी है, पहले नहाएंगे, फिर खाना खाएंगे और आखिर में किस्सा सुनाएंगे। अमजद के लहजे और अंदाज पर असलम भाई के होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट नमूदार हो गई। थोड़ी देर बाद हम नहा धोकर खाने से फारिग होकर चाय पीते हुए असलम को अपनी कहानी सुना रहे थे। हमारी कहानी सुनने के बाद असलम भाई तशवीश से बोला, मीर नियाज खान तो कालीवाल का बहुत बड़ा बदमाश है, सरकारी हलकों में भी काफी असर और रसूख रखता है। उसकी जागीरदारी तो बस उसके जराइम पर पर्दा डालने का जरिया है, वरना उसकी सारी आमदनी का दारोमदार स्मगलिंग वगैरह पर है। मैंने पूछा, उसका बेटा भी उसके साथ इस कारोबार में शरीक है? वो बोला, बेटा छोड़ो, बेटी भी शरीक है। हम दोनों के मुंह से बेसाख्ता निकला, क्या? वो बोला, सही कह रहा हूँ भाईजान, वो 16 जमात पास है, अपनी गाड़ी खुद चलाती है और मर्दों की तरह पतलून पहनती है, सर पर दुपट्टा नहीं ओढ़ती, बाल भी मर्दों की तरह छोटे छोटे हैं। मैंने कहा, इतनी तालीम याफ्ता होकर उसने अकबर के साथ शादी करना किस तरह पसंद कर लिया? असलम भाई ने कंधे उचकाए, क्या कह सकता हूँ, शायद चौधरी अकबर की जमीन जायदाद पर उनकी नजर हो, या फिर मीर नियाज खान अपनी बेटी अकबर खान के निकाह में उसकी वाजिबी तालीम को देख कर दे रहा हो ताकि नफ्सियाती तौर पर अकबर खान दबा रहे। अमजद असबात में सर हिलाता हुआ बोला, हो सकता है, ऐसी आजाद ख्याल लड़कियां यूं भी कम तालीम याफ्ता खावत पसंद करती हैं ताकि उनकी आजादी में मुखल न हो। मैंने कहा, अच्छा छोड़ो इस बहस को असलम भाई, आप मेरी बात जरा गौर से सुन लें। चौधरी अकबर अब खुलकर सामने आ गया है, मीर नियाज खान भी उसकी पुष्ट पनाही कर रहा है। आज हमारे हाथों उन्हें जो जिक उठानी पड़ी है उसका बदला लेने की कोशिश वो लाजिमन करेंगे। इस ज़िमन में अगर हम उनके हत्थे न चढ़े तो इसका बदला वो आपसे और मुमानी जान से लेंगे। शायद घर की औरतों को यरगमाल बनाकर वो हमारे ऊपर काबू पाने की कोशिश करें। बिलाशुबा गंडापुर कौम अपनी दुश्मनी में औरतों को नहीं घसीटती, मगर ये कमीने दुश्मन हैं। इससे पहले ये जो कुछ कर चुके हैं इससे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए अब हमारे लिए बेहतर यही है कि आप मुमानी जान, बाजी और अकरम खान को चंद दिनों के लिए किसी महफूज जगह पर छोड़ आएं और खुद भी वहीं रहें। इस तरह कम से कम हमें इत्मीनान रहेगा और हम आजादी से इन दोनों सूरमाओं के खिलाफ लड़ सकेंगे। वो बोलने लगा, मगर भाईजान, मैंने कता कलामी की अगर मगर नहीं, आप मेरी बात न मानकर सिर्फ मसाइल पैदा करेंगे। वो यकदम मेरे साथ मुत्तफिक हो गया, ठीक है, कहाँ चले जाएं? अमजद इत्मीनान से बोला, मेरे घर। उसकी बात सुनकर मैं उछल पड़ा, बिल्कुल असलम भाई, अमजद का घर आप लोगों के लिए महफूज रहेगा। वो बोला, मैं अम्मी जान और जमीला को उधर छोड़कर वापस आ जाऊंगा। अमजद ने कहा, अगर हमें तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तार देकर आपको बुला लेंगे। उसके बाद अमजद उसे अपने घर का एड्रेस समझाने लगा। अमजद से उसके घर का एड्रेस समझ लेने के बाद वो मुझसे मुखातिब हुआ, अम्मी जान को आप खुद राजी करेंगे। मैं उठते हुए बोला, चलो अभी मुमानी जान से बात कर लेते हैं। असलम भाई भी मेरे साथ खड़ा हो गया। मुझे देखते ही मुमानी जान बेसाख्ता चारपाई से उठकर मेरी जानें बढ़ी और मेरी बलाएं लेने लगी। वो जिस वक्त भी मुझे देखती थी उनके आंसू खुद ब खुद बहने लग जाते। वो मेरी पेशानी का बोसा लेते हुए बोली, बेटा आज सारा दिन कहाँ गायब रहे? मैंने कहा, खेतों की तरफ गए थे माँ जी। वो बोली, आज तो उस तरफ बहुत ज्यादा फायरिंग की आवाज आ रही थी, मैं तो डर ही गई थी। मैंने सरीहन झूठ बोला, वो पुलिस वाले थे माँ जी, डाकुओं के साथ उनका टाकरा हो गया था। मुमानी बोली, खुदा बर्बाद करे इन डाकुओं को। मैंने कहा, माँ जी मैं एक काम के सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। वो बोली, 100 काम बताओ पुत्र। मैंने कहा, माँ जी आपको तो पता है कि जमीला मेरी इकलौती बहन है और उसे इस हाल में देखकर मुझे जितनी तकलीफ होती है ये बताने की बात नहीं है। मैंने और असलम भाई ने मशवरा किया है कि बाजी को कराची इलाज के लिए भेजा जाए। इस मकसद के लिए आप और भाई असलम को भी उनके साथ जाना पड़ेगा। वो बोली, कराची भेजने की क्या जरूरत है, अपने शहर में इलाज करवा लेंगे। मैंने नफी में सर हिलाया, नहीं माँ जी, यहाँ पर बाजी की बीमारी के मुताल्लिक कोई काबिल डॉक्टर मौजूद नहीं है। कराची में तो एक से एक अच्छे डॉक्टर पड़े हैं। इसके अलावा अमजद का घर भी वहीं पर है, आप लोगों को रिहाइश की तंगी भी नहीं होगी। खिलाफ तवक्को वो बहुत जल्द राजी हो गई। बोली, ठीक है पुत्र, अगर आप लोगों ने फैसला कर लिया है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। मैंने कहा, तो
फिर सुबह बाजी और अकरम खान को तैयार कर लेना। उनके लहजे में हैरानी थी, इतनी जल्दी? मैंने कहा हाँ ना माँ जी, डॉक्टर कह रहा था कि पहले भी हम लोगों ने बहुत देर कर दी है, मजीद लेट करने से बाजी की बीमारी बढ़ जाने का अंदेशा है। मैं झूठ पर झूठ गढ़ रहा था। वो बोली अगर ये बात है तो हम सुबह सवेरे तैयार हो जाएंगे पुत्र। मैंने इत्मीनान भरा सांस लेते हुए उनसे इजाजत चाही और असलम को अपने साथ आने का इशारा करते हुए घर से निकल आया। अमजद रजाई ओढ़े सो गया था। मैंने कहा असलम भाई, मोमानी जान को राजी करते करते बाजी के इलाज की सबील भी निकल आई है, हालांकि उनके मुताल्लिक हमें पहले से सोचना चाहिए था। बहरहाल अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। सुबह शहर तक मैं और अमजद आप लोगों के साथ जाएंगे, वहाँ से बैंक से कुछ रकम निकाल कर दूंगा जिससे आपने सचमुच बाजी का इलाज करवाना है। इस मकसद के लिए अंकल आपकी रहनुमाई करेंगे और इसके अलावा अगर पैसों की जरूरत पड़ती है तो मुझे तार दे देना, मैं इंशाल्लाह रकम आपको भिजवा दूंगा। वो बोला इतनी रकम तो मेरे पास भी होगी कि अपनी शरीक हयात का इलाज करवा सकूं। मैंने कहा वो मेरी बहन है असलम भाई, और बहनों के भाइयों पर बहुत ज्यादा हुकूक होते हैं। अगर अदनान के कातिलों को कैफर किरदार तक न पहुंचाना होता तो मैं खुद आपके साथ चलता। असलम ने कता कलामी की, आप तो खफा ही हो गए, मेरी बात का ये मकसद नहीं था। मैंने मौजू बदला, अच्छा छोड़ो इस मकसद को, अब यूं करो कि मोर्चे में चले जाओ, अपनी क्लैशनकोफ भी साथ ले जाना। आज रात बहुत एहतियात से गुजारने की जरूरत है क्योंकि दुश्मन बहुत तेजी दिखा रहा है। मैं चंद घंटे आराम करके तुम्हारी बदली कर लूंगा। वो बोला नहीं आप आराम करें, मैं अकेला ही काफी हूँ। और फिर मेरा जवाब सुने बगैर वो बैठक से बाहर निकल गया। अगले रोज असलम भाई के हवाले मैंने 50,000 के बकदर रकम की और उन्हें कराची की गाड़ी में बिठाकर हम वापस आ गए। अड्डे से रहमान खेल की तरफ जाते वक्त पुलिस की 1-2 गाड़ियां हमें जंगल की समत जाती दिखाई दी। अमजद तंजिया लहजे में बोला ये है हमारी तेज रफ्तार पुलिस, इन्हें अब खबर मिली है। मैंने कहा दफा करो इन्हें, तुम ये बताओ कि तुम्हारी छुट्टी कितनी बाकी है? वो बोला है 18-19 दिन। मैंने कहा मेरा तो मशवरा है कि तुम भी घर चले जाओ और छुट्टी के बकिया दिन अपने घर वालों के साथ गुजारो। वो बोला सही कहा आपने, बस ये चौधरी अकबर वाला बाप बंद हो जाए फिर चला जाऊंगा। मैंने दांत पीसते हुए कहा चौधरी अकबर, बस अब तो जिंदगी का मकसद यही रह गया है। वो बोला तो आज हो जाए। मैंने कहा नहीं आज नहीं, 2-3 दिन उसके घर की निगरानी करनी है, उसके मुताल्लिक कुछ जरूरी मालूमात हासिल करके हम उस पर हाथ डाल सकते हैं। उसने इस बात में सर हिलाया, ये तो है, लेकिन मालूमात कैसे हासिल करेंगे? मैं ताला खोल कर घर में दाखिल हो गया, इस बारे में मशवरा करते हैं। वो बोला मशवरा क्या करना है? उसके किसी नौकर को पकड़ कर सब कुछ उगलवा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन इस तरह हमें उस नौकर को काबू करना पड़ेगा जो हवेली के अंदर काम करता हो, और ऐसे नौकर की गुमशुदगी उसे चौकन्ना कर देगी। अमजद ने अपने मशवरे से रुजू किया, तो फिर यूं करते हैं कि उसे घर से बाहर कहीं घेरे में लेते हैं। मैंने कहा पिछले दिनों वो अपनी जमीनों पर चक्कर लगाने के लिए गया था। असलम भाई कह रहा था कि बॉडीगार्ड्स की पूरी प्लाटून उसके साथ थी। ऐसी हालत में उसका घेराव करना हम 2 बंदों के लिए बहुत मुश्किल है। इसी तरह उसे दूर मार राइफल के जरिए भी निशाना बनाया जा सकता है, मगर उसे ऐसी आसान मौत के हवाले करने पर मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा। मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। वो बोला चलो फिर खुद ही इस मसले पर रोशनी डालो। मेरे जहन में तो जो कुछ था तूने उसे रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा हमारे देहातों में बहुत पहले से ये रिवाज चला रहा है कि जब मर्द किसी लड़की को पसंद करके फंसाने की कोशिश करता है तो इस मकसद के लिए वो किसी चालाक बूढ़ी को इस्तेमाल करता है जो उसके हक में लड़की को हमवार करती है। क्योंकि वैसे तो हमारे इलाके का रिवाज ऐसा है कि मर्दों और औरतों के इख्तिलात की गुंजाइश बिल्कुल मौजूद नहीं। मेरा ख्याल है आप मेरी बात समझ गए होंगे। वो बोला वाह भाई वाह, इसका मतलब है जनाब को काफी तजुर्बा है इस काम में। मैंने कहा कहाँ यार तेरी भाभी। मैं बेसाख्ता सादिया का नाम लेने लगा था कि मुझे चुप लग गई। अमजद भी खामोश हो रहा। मैंने चादर उठाई और चारपाई पर लेटकर ओढ़ ली। सादिया की यादें इस तरह उमड़ी चली आ रही थीं जैसे बरसात में बादल इकट्ठे होते हैं। मेरी आंखों के कोने नम होने लगे। मैंने करवट बदल कर चादर सर तक ओढ़ ली। आंसू रोकना बेशक मुश्किल है, मगर उन्हें लोगों से तो छुपाया जा सकता है। वो तसव्वुर में मेरी कमीज के बटनों से खेलते हुए बोली वापस कब आओगे? जल्दी आने की कोशिश करना, अगर छुट्टी न मिले तो नाइट पास लेकर आ जाना। ये वो आखिरी अल्फाज थे जो उसने मुझे आखिरी मर्तबा अलविदा करते वक्त कहे थे, और यही वो अल्फाज थे जो हर मर्तबा छुट्टी खत्म होने पर मुझे रुखसत करते वक्त वो कहती, और जवाबन मैं उसे सीने से लगाकर उसके माथे पर बोसा देता और कहता बस चंद दिनों की तो बात है, यूं गया और यूं आया। और वो बोलती चंद दिन, पता भी है तुम्हारी जुदाई में गुजरने वाला हर दिन मुझे सदियों पर मोहित लगता है। तुम न जाने इतना अरसा कैसे गुजार लेते हो।
मैं कहता जब मैं मर जाऊंगा तो फिर क्या करोगी? वो बड़े वसूख से कहती ऐसा नहीं हो सकता। मैं हर दफा उसका जवाब जानते हुए भी पूछता क्यों? वो बोलती क्योंकि मैं अपने रब से एक दुआ हमेशा मांगती रहती हूँ कि ऐ मेरे रब हमें इकट्ठी मौत देना, या फिर मुझे अपनी जान के मरने का दुख न पहुँचाना और मुझे उससे पहले उठा लेना। और रब ने उसकी दुआ कबूल कर ली थी और मुझे उसकी जुदाई का दुख सहना था। बेशक वक्त हर जख्म को भर देता है, मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं कि ठीक होने के बाद भी उनका निशान बाकी रहता है। वो भी मेरे जिगर पर कुछ ऐसे ही जख्म छोड़ गई थी कि जिनका मुंतमिल होना बहुत मुश्किल था। ये सिर्फ इंतकाम लेने का जज्बा था कि जिसने मेरे होशो हवास कायम रखे थे, वरना मेरा हाल भी अपनी बाजी जैसा होता। एक दफा तिब्बी नुस्खों की किताब में पढ़ा था कि अगर किसी शख्स को लकवा हो जाए तो उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारने से बाज़ औक़ात लकवा ठीक हो जाता है, और ऐसा सिर्फ उस मरीज के अंदर पैदा होने वाले गुस्से की वजह से होता है जो बेकसूर थप्पड़ खाकर उसके अंदर पैदा होता है। मेरे साथ पेश आने वाले हादसे के असरात भी शायद मुझे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मफलूज कर देते, मगर इंतकाम लेने के जुनून ने अब तक मुझे अपने हवासों में कायम रखा था। हम दोनों काफी देर चुपचाप अपने ख्यालों में गुमसुम लेटे रहे, यहाँ तक कि मस्जिद से शाम की अजानें सुनाई देने लगी। बैठक में छाई खामोशी को अमजद की आवाज ने तोड़ा। जानू साहब, कुछ खाने पीने के बारे में सोचो। मुझे भूख बिल्कुल नहीं थी और मुझे ये भी पता था कि अमजद का भी यही हाल होगा, मगर माहौल पर छाई उदासी खत्म करने के लिए उसने मेरी सोचें मोड़ने की कोशिश की। मैं चारपाई से उठ गया। सुबह जाने से पहले मोमानी जान ने एक दिन के लिए खाना तैयार करके रख दिया था, चलो वही गर्म करते हैं। वो बोला मैं भी चलूं? मैंने कहा हाँ, अब कौन सा पर्दा नशीन खवातीन बैठी हैं। वो बोला चलो फिर। बावर्ची खाने में घुसकर हमने सुबह की बनी हुई रोटियां और सालन गर्म किया और एक दूसरे को दिखाने के लिए एक दो निवाले जहर मार करने के बाद खाने से हाथ खींच लिए। खाने के बाद चाय पीते हुए अमजद ने पूछा, तो फिर तूने क्या सोचा है? एक दो औरतें मेरी नजर में हैं, सुबह उनसे मुलाकात करेंगे, मैंने जवाब दिया। वो बोला इस बात का ख्याल रखना कि कहीं वो औरत अकबर खान की खैर खाना हो या किसी दोगली पॉलिसी पर अमल करते हुए उसे खबर न कर दे, ऐसी सूरत में हम खुद फंस जाएंगे। मैंने कहा ये रिस्क तो लेना पड़ेगा। बहरहाल कोशिश यही होगी कि उसे ज्यादा पैसों का लालच देकर गद्दारी से बाज रखा जाए। और जवाब में अमजद फकत सर हिलाकर रह गया। उसके बाद काफी देर तक हम मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करते रहे, यहाँ तक कि अमजद जमाई लेकर बोला चलो यार सोते हैं। मैंने कहा ठीक है, तुम इधर ही सो जाओ, मैं ऊपर मोर्चे में सोऊंगा। गंडापुरों में ये रिवाज है कि मकान में मोर्चा जरूर बनाते हैं और इस मकसद के लिए उमूमन मकान की छत इस्तेमाल करते हैं। अमजद उठ गया, दोनों ऊपर ही चलते हैं। मैंने कहा नहीं, ऊपर सिर्फ एक बंदे के सोने की जगह है, इसलिए तुम बैठक में ही ठीक हो। यूं भी दुश्मन के हमला करने की सूरत में हम दोनों में से एक बंदे का नीचे होना जरूरी है, इस तरह हम उनको मुंह तोड़ जवाब देने के काबिल होंगे। ये कहकर मैं सीढ़ी के जरिए छत चढ़ने लगा, जबकि अमजद बैठक में घुस गया। वो रात भी खैरियत से गुजरी। सुबह अमजद के मशवरे पर हम दोनों ने नाश्ता करने के लिए पहलवान होटल का रुख किया। क्लैशनकोफ अमजद ने कंधे से लटका कर ऊपर से जैकेट पहन ली, जिसने क्लोज बट क्लैशनकोफ को बिल्कुल छुपा दिया था। होटल में ड्राइवर और मजदूर हजरात का काफी रश था। हम दोनों ने भी एक चारपाई पर बैठकर चाय और हलवा पूरी का ऑर्डर दे दिया। खूब डट कर नाश्ता करने के बाद जब मैं गर्म गर्म चाय से लुत्फानंदोज हो रहा था कि अमजद जो अखबार पढ़ने में मुनहमिक था बोला, जानू साहब ये देखो। उसने अखबार मेरी तरफ बढ़ाया। अखबार देखकर मेरी हैरानी की इंतहा न रही। लिखा था पुलिस का डाकुओं से तसादुम, 9 डाकू हलाक। खबर की तफसीलात में अखबार ने लिखा था कि डीआई खान के सरहदी गांव रहमान खेल में शाहनवाज और दिलदार खान नामी 2 आदमियों ने रहमान खेल थाने में इत्तला दी कि उन्होंने रहमान खेल के साथ गुजरने वाले बरसाती नाले के अंदर मौजूद झाड़ियों के झुंड में बहुत सारे मुसल्ला अफराद को देखा है जो वहां पर नामालूम मंसूबे पर अमल करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। थानेदार ताहिर ने इस इत्तला पर बिजली की तेजी से अमल किया और थाने में मौजूद पुलिस की नाकाफी नफरी के साथ मुजरिमों की सरकूबी के लिए रवाना हो गया। पुलिस को देखते ही डाकू लड़ने मरने पर आमादा हो गए। 2 तरफा फायरिंग में थानेदार और पुलिस के 5 जवानों ने हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए 9 डाकुओं को हलाक कर दिया। इस दौरान अफसोसनाक वाकया ये हुआ कि पुलिस को इत्तला देने वाले दोनों मुअज़्ज़ज़ शहरी जो जंगल तक डाकुओं की निशानदही करने के लिए पुलिस के साथ गए थे, डाकुओं की गोलियों का निशाना बन गए। तमाम डाकू इश्तिहारी और इससे पहले कई एक केसों में मतलूब थे। मैंने कहा भाई वाह,
थानेदार की तो ईद हो गई। वो बोला अच्छा हुआ, वरना चौधरी अकबर दोबारा भी तेरे खिलाफ केस दायर करवा सकता था और इस मर्तबा तो उसकी बात भी बरहक होती। मैंने कहा अहमक है तू, क्योंकि एक तो मरने वाले डाकू थे जिनसे हमारा दूर का वास्ता नहीं था, दूसरे चौधरी अकबर के पास मेरी इस कार्रवाई का क्या सबूत है। अमजद जाने के इरादे से उठ गया, बोला बहरहाल हमारे लिए ये बहुत अच्छा हुआ है। नाश्ते का बिल पे करके हम वापस घर की तरफ चल दिए। रास्ते में घर की चाबी अमजद के हवाले करके मैं अपने मतलूबा मकान की समत बढ़ गया। जाने से पहले बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।